गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको सोशल साइंस के थर्ड चैप्टर, सोशल साइंस में जो आपका थर्ड चैप्टर है उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। थर्ड चैप्टर है हमारा द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। जैसा कि इसमें शब्द आया है ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब वैश्विक, विश्व स्तर पर कैसे चीज़ें, वस्तुएं, सेवाएं ये हमारी विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर पहुंची, इसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन है क्या? जैसा कि नाम है, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर डिफरेंट कंट्रीज या विभिन्न देशों, राष्ट्रों के आर पार लोगों, फिर से ध्यान से सुनिएगा, विभिन्न राष्ट्रों या देशों के आर पार लोगों, सामान तथा सेवाओं की गतिविधियों को क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। सेवाओं का आदान प्रदान हो, चाहे वस्तुओं या चीज़ों का आदान प्रदान हो, या लोगों का यहाँ से वहाँ आना जाना हो, एक देश से दूसरे देश में आना जाना हो, वो क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। अब क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपने जाना कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके बाद में इसकी जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? सबसे पहले इसमें एक बिंदु आता है, इसके अंतर्गत सिल्क रूट नाम आपने सुना होगा, सिल्क रूट। अभी सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट की हिंदी होती है सिल्क मार्ग, सिल्क का मार्ग। अब ये सिल्क मार्ग क्या है? सिल्क मार्ग कहाँ से शुरू हुआ? सिल्क मार्ग को ही सिल्क रूट कहा गया। इस मार्ग के द्वारा चीन या चाइना में बनी वस्तुएं दूसरे देशों में पहुंचती थी। कहाँ? चीन में बनी वस्तुएं दूसरे देशों में पहुंचती थी। चीन में बनी वस्तुएं या चीन में बना रेशम दूसरे देशों में पहुंचता था। ओके, तो सिल्क रूट के बारे में, सिल्क रूट को ही सिल्क मार्ग कहा जाता है। चीन में बना रेशम इस मार्ग के द्वारा अन्य देशों या दूसरे देशों को पहुंचता था। इस मार्ग ने और इसी रूट ने क्या किया? जैसे बिजनेस या व्यापार, धर्म और संस्कृति का भी आदान प्रदान एक देश से दूसरे देश में किया। अगले बिंदु की हम बात करते हैं, कोलंबस। अगले बिंदु की हम बात करते हैं कोलंबस के बारे में। कोलंबस जैसे ही अमेरिका पहुंचा, कहाँ पहुंचा? अमेरिका पहुंचा। कोलंबस जैसे ही अमेरिका पहुंचा, कोलंबस के अमेरिका पहुंचते ही वहाँ से पोटैटो यानी कि आलू और सोया जैसे खाद्य पदार्थों का यूरोप और एशिया पहुंचना शुरू हो गया। कहाँ पहुंचा वो? यूरोप के भी देशों को पहुंचा और एशिया के भी देशों को पहुंचना शुरू हो गया। अगले बिंदु की हम बात करते हैं, अगले पॉइंट की। पोर्टुगीज और स्पेनिश यानी कि पुर्तगाली और स्पेन की सेनाओं ने, यानी कि पोर्टुगीज और स्पेनिश आर्मीज की जो विक्ट्रीज थी, जो विजय अभियान थे, वे अपने साथ में कुछ चिकन पॉक्स के बैक्टीरियाज भी ले गए। किसके बैक्टीरियाज? चिकन पॉक्स के बैक्टीरियाज। चिकन पॉक्स यानी कि
चेचक के कीटाणु भी अपने साथ में ले गए, जिससे अमेरिका में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई और उन सेनाओं का वहाँ पर जीतना बहुत ही आसान हो गया। अगले बिंदु की हम बात करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बड़े भूस्वामियों या बड़े लैंड ओनर्स के प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के, बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर के मक्के के आयात पर यानी कि कॉर्न के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और ये प्रतिबंध जिस कानून के तहत लगाया गया उसे क्या कहते हैं? कॉर्न लॉ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, पंजाब। हमारे देश में पंजाब एक राज्य है, जानते हैं आप। भारत के पंजाब में ज़मीन को उपजाऊ बना करके, भारत के पंजाब में ज़मीन को उपजाऊ बना करके वहाँ पर गेहूं व कपास की खेती के लिए कैनाल कॉलोनियाँ बसाई गईं, कैनाल कॉलोनियाँ बसाई गईं। उसके बाद में हम बात करते हैं 19वीं सेंचुरी में इंडियन लेबर्स के बारे में। 19वीं सेंचुरी में भारतीय मजदूरों के बारे में बात करते हैं। 19वीं सेंचुरी या 19वीं शताब्दी में भारतीय मजदूरों को विदेश भेजा जाता था। कहाँ भेजा जाता था? विदेश। एक विशेष अनुबंध के तहत विदेश भेजा जाता था और उनसे ये कहा जाता था कि यदि वह वहाँ पर 5 वर्ष तक वहाँ के बागानों में 5 वर्ष तक काम कर लेंगे तो उन्हें अपने देश लौटने की अनुमति दे दी जाएगी। ओके, उसके बाद में 19वीं शताब्दी में ही जो इंडियन लेबर्स थे वो चूँकि विदेश जाते थे आप जानते हैं, लेकिन वो भारत के किन क्षेत्रों से ले जाए जाते थे उन क्षेत्रों की हम बात करेंगे। तो उन क्षेत्रों के नाम हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि ईस्ट यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। ईस्ट यूपी, बिहार, एमपी एंड तमिलनाडु के शुष्क क्षेत्रों से वो लेबर आते थे। अब हम अगले बिंदु की बात करते हैं 1890 में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी, जो कि पशुओं की बीमारी थी। किसकी बीमारी थी? पशुओं में ये प्लेग की तरह से फैलती थी। वो बीमारी बहुत तेज़ी के साथ में फैली अफ्रीका में और वहाँ पर लाखों पशु मारे गए। इससे क्या हुआ? जब लाखों पशु मारे गए तो चूँकि उस समय पशु ही धन हुआ करते थे, तो जब धन की हानि हो गई तो लोगों का और देश की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो गई। यानी कि अफ्रीका के लोगों की और अफ्रीका की स्वयं की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। उसके बाद में हम अगले बिंदु की बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। 1929 की महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जो 1929 की महामंदी थी वो इतनी भयानक थी कि उसमें बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? ये 1929 से 1930 तक इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा। नुकसान ये हुआ कि 4000 बैंक्स, 4000 बैंक्स बंद हो गए थे। कितने? 4000 बैंक बंद हो गए। 1933 तक 4000 बैंक बंद हो गए थे और 10 लाख कंपनीज या फैक्ट्रीज भी बंद हो गई थी। कितनी? 10 लाख कंपनीज या फैक्ट्रीज भी बंद हो गई थी। और चूँकि इतनी बड़ी आर्थिक महामंदी आई, बहुत सारे देशों ने परेशानियों का सामना उठाया, तो इन सब परेशानियों को कुछ हद तक दूर करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई, एक अरेंजमेंट किया गया जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के तहत IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कौन सा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक की स्थापना, वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश किया गया 1944 में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की एस्टैब्लिश किया गया। अगली हम बात करते हैं 1950 से 1970 के बीच। 1950 से 1970 के बीच में
जो बिजनेस था, जो व्यापार था, वो बहुत अच्छी तरीके से उसका विकास हुआ व्यापार का। उसके बाद में हम अगले बिंदु की बात करते हैं G77। किसकी? G77। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, यानी कि विकासशील देश, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा करने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की और उसके तहत उन्होंने विकासशील देशों यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था G77। ओके, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट इज इंडेंचर्ड लेबर। आपने पहले से पढ़ा है, इनको हिंदी में कहते हैं गिरमिटिया मजदूर। ये कौन से मजदूर थे? ये अनुबंधित मजदूर होते थे। कौन से मजदूर? अनुबंधित मजदूर होते थे, जिन्हें मालिक प्रायः एक अनुबंध के तहत या अनुबंध के तहत विशेष या विशिष्ट समय के लिए अलग अलग देशों में या दूसरे देशों में या नए मकान में इनकी नियुक्ति कर देते थे। अगला है हमारा इम्पोर्ट टैक्स, आयात शुल्क कहते हैं इसको। इम्पोर्ट टैक्स क्या होता है? किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर, थिंग्स पर, किसी अदर कंट्रीज से आने वाली वस्तुओं या थिंग्स पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इम्पोर्ट टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्न लॉ। क्या है? कॉर्न लॉ। अब ये कॉर्न लॉ क्या होता है? जो लॉ या जो कानून अंग्रेजी सरकार ने अनाज का आयात करने में से प्रतिबंधित करते थे, जो कानून अंग्रेजी सरकार को अनाज का आयात करने से प्रतिबंधित करते थे, उन्हें प्रायः कॉर्न लॉ या कॉर्न कानून के नाम से जानते थे। G77 आपको हम बता ही चुके हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कहते हैं। पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को आर्थिक रूप से यूनिफाई करने की प्रक्रिया है ग्लोबलाइजेशन। पूरे वर्ल्ड को यूनिफाई, एकीकृत करने की प्रक्रिया है। क्या है? वो है ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इज जो हमारा अगला बिंदु है वो है ग्लोबलाइजेशन के बाद में वीटो। क्या है? वीटो। आपने सुना होगा वीटो पावर के बारे में। एक विशेष प्रकार का पावर होता है, इसको हिंदी में कहते हैं विशेषाधिकार। ये क्या होता है? इस अधिकार के द्वारा, इस राइट के द्वारा, मान लीजिए एक कोई कमेटी है जिसमें 7 सदस्य हैं और उसमें से 6 सदस्य चाहते हैं कि ये प्रस्ताव पास हो जाए, पारित हो जाए, और एक सदस्य, केवल एक सदस्य कह दे कि नहीं, इसे नहीं पारित होना है, तो वो प्रस्ताव नहीं पारित होगा। वो प्रस्ताव नहीं पारित होगा। इसका मतलब इस अधिकार के तहत एक ही सदस्य द्वारा असहमति, एक ही सदस्य की असहमति से किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है? वीटो के अंतर्गत। नेक्स्ट इज कॉलोनियलिज्म। क्या है अगला? कॉलोनियलिज्म। इसको हिंदी में कहते हैं उपनिवेशवाद। क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। ये क्या है? किसी शक्तिशाली देश के द्वारा, यानी कि किसी पावरफुल कंट्री के द्वारा अपने आर्थिक एवं राजनीतिक, अपनी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आर्थिक और राजनीतिक बेनिफिट्स के लिए, लाभ के लिए किसी दूसरे देश पर, अनदर कंट्री पर जब कंट्रोल कर लिया जाता है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ पर रहने वाले लोगों का शोषण किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ऊपर किसी समय अंग्रेज जो है शासन कर रहे थे, यानी कि हमारे देश पर अंग्रेज़ों का उपनिवेशवाद था। ओके, नेक्स्ट मार्केट। अगला बिंदु क्या है? मार्केट, बाजार। तो ऐसा प्लेस जहाँ पर वस्तुओं की सेल की जाती है, यानी कि उन्हें बेचा जाता है, और वस्तुओं की बिक्री की जाती है और ख़रीदा भी जाता है। तो ऐसा स्थान जहाँ पर वस्तुओं की बिक्री और ख़रीद दोनों होती है, उसे क्या कहते हैं? मार्केट कहते हैं।
ओके, एक बार आपको सिल्क रूट के बारे में फिर से बता दें। सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट यानी कि सिल्क रूट, सिल्क मार्ग, सिल्क रूट को ही सिल्क मार्ग कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? सिल्क रूट को ही सिल्क मार्ग कहते हैं। इस मार्ग के द्वारा चीन में बना रेशम अन्य देशों को पहुंचता था। क्लियर हुआ? इस मार्ग के द्वारा चीन में बना रेशम अन्य देशों को पहुंचता था, तो इसे ही सिल्क रूट कहते थे। अच्छा, इसी मार्ग के द्वारा दूसरे देशों में धर्म, कल्चर, इन सब चीज़ों का भी आदान प्रदान हुआ था। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आपने देखा कुछ बिंदुओं के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू।